एक्सरसाइज 1.2 में दो ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये क्वेश्चन है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि √5 यहाँ √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। इन क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो लैंग्वेज है वो सेम है, डिक्टो सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें, केवल वैल्यूज का फर्क रहेगा। वहीं इन क्वेश्चन के अलावा ये सेकंड क्वेश्चन बता रखा है, ये थर्ड क्वेश्चन बता रखा है, इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जहां फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, सेकंड क्वेश्चन को करने का तरीका अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या रहेगा, जैसे 3 + 2√5 है, इसे हम p/q की फॉर्म में ले लेंगे और केवल ये जो रूट वाली वैल्यू है, यहां पर √5 है या √2 है, जैसे यहां पर √2 है, तो इसको रूट वाली वैल्यू को एक साइड में ही रखो अकेली, और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उसे ट्रांसपोज कर दो। यहां पे 3 है, इधर चला जाएगा, ये 2 भी इधर चला जाएगा, तो जो हमारे पास फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा, p/q -3 और इसको 1/2। तो ये जो भी आएगा ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि ये भी इंटीजर्स के फॉर्मेट में आएगा, और ये हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम √5 को भी रैशनल बताएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल के बराबर है। लेकिन ये नंबर हमें पता है कि ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो इसी बात को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस को। इसमें हमें प्रॉपर तरीके से यहां पे √5 को इरैशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यह बताना है कि √5 इरैशनल नंबर है, इसलिए वो रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन सारे मैंने करा रखे हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, तो इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसको हमें प्रूफ करना है √5 इज ए इरैशनल नंबर। तो हम ये मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम, इसको हम एज्यूम करते हैं कि √5 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने ये कहा कि ये रैशनल नंबर है। देखो, दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो इरैशनल होगा या रैशनल होगा। अगर मैंने यहां ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। तो जब मैंने इसको एज्यूम किया कि ये √5 इज ए रैशनल नंबर, तो इसका मतलब है इसको हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दस दिस इंप्लाइज, हम ये कह सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q are एनी इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हैं, और ये भी बताना है q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बताया? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए जब हम रैशनल नंबर बता रहे हो। अगर हमने p/q बताया है तो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, पहली बात तो ये लिखनी है यहां पर कि p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन ही है एक तरह से रैशनल नंबर की। और साथ ही साथ जब मैंने इसको ये बताया √5 इज ए p/q, तो p और q की एक और प्रॉपर्टी भी बतानी है, जो कि है p and q आर को प्राइम नंबर्स। ये आपने 6th 7th में पढ़े होंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसे मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 50 और 70 है। जब हम इस नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो कहां तक डिवाइड कर सकते हैं? मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 5/7 आया। ओके, अब मैं इसको आगे कहीं डिवाइड कर सकता हूं? नहीं। इन दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, किससे? 1 से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे को दो नंबर ऐसे मिले जिनका HCF 1 हो, p और q का HCF यहां पर क्या है? 1, तो उनको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने 50 से इसको डिवाइड करा था, तो इन दोनों का HCF कितना था? ये देखो, 50 का HCF देखो, 50 को मैं अगर करता हूं तो 2
पंजे 10, पंजे 50, और यहां पर 70 को करता हूं तो 2 पंजे 10, 7 70। तो अगर मैं इसका HCF फाइंड करूं तो HCF क्या आएगा? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, तो ये 10 आया था, और 10 से ही मैंने इसको डिवाइड करा था, 50 को भी और 70 को। लेकिन जब इसको डिवाइड करके मुझे 5 और 7 मिला, तो इसका मतलब इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे ही 2-3 और एग्जांपल बताओ कोप्राइम नंबर्स के, जैसे कि 17 और 15। ये क्वेश्चन, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 17 और 15, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। ऐसे ही मान लो 20 और 17, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ये दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम नंबर है। ये दोनों भी नंबर कोप्राइम नंबर है। हम यहां ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने यहां पर P और Q बताए हैं, इसको पहले रब कर देते हैं हम। ये मैंने P और Q बताए हैं, ये दोनों का HCF मैंने 1 बताया है। ये इसी बात को हम कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे कि इसके कोप्राइम नंबर, ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर नहीं है। इनका मल्टीपल जो है, इनका जो HCF है, ये 1 नहीं है। यही हम प्रूफ करेंगे, यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे इसको। तो कैसे करना है वो देखें। तो P/Q बताया। अब यहां पर ये हमने लिख दिया √5 इज इक्वल टू P/Q। मैं इस Q को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे P क्या मिलेगा? P मिलेगा P इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ √5। ओके, √5 और Q इधर मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिंग हो गया। तो अब इसका स्क्वायर करो। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों का वर्ग कर देता हूं, बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो P स्क्वायर मिलेगा मुझे क्या? Q स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 5। देखो, √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। सिंपल सी बात है। ओके, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, कर ही देता हूं। √5, इसके ऊपर पावर कितनी है? पावर है 1/2, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आया? 5। 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा हमारे पास। ओके, तो ये 5 आया। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर आया। अब Q हमने क्या बताया था? Q बताया था कि ये कोई इंटीजर है। अगर मेरे पास कोई इंटीजर होता है, अगर मेरे पास Q इज इंटीजर, Q इज एन इंटीजर, तो जो Q स्क्वायर है वो भी तो इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास कोई इंटीजर है, 3 है, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे 9 मिलेगा, तो ये भी तो इंटीजर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो P स्क्वायर आया है हमारे पास, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5। P स्क्वायर, यहां पे ये बता दो, Q स्क्वायर इज इंटीजर। इसको रब कर देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा काम है। Q स्क्वायर इज ए इंटीजर, तो P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5। मैंने ये बताया कि P स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, यहां पर दिख रहा है आपको। ओके, P स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो क्या ये P, अभी तो P स्क्वायर है ना 5 का मल्टीपल, क्या P भी 5 का मल्टीपल होगा? यस, P इज ऑल्सो मल्टीपल। मैं अभी बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों होगा मल्टीपल ऑफ 5। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 लिया। 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। ओके, अगर मैं 10 का स्क्वायर ले रहा हूं और इसमें इसके जब फैक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 × 5 और इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुणा में 5 का स्क्वायर। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि 10 स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो क्या 10 भी 5 का मल्टीपल होगा? यस, क्योंकि 10 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 × 5 बनेंगे। यहां पर जो 10 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे जितने भी फैक्टर मिलेंगे वो उनका स्क्वायर मिलेगा।
यहां पर 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर जितने भी फैक्टर मिलेंगे उनका स्क्वायर मिलेगा मुझे, और यहां पर 10 जो बना है वो 1 टाइम्स बनेगा, यहां पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बनेगा। तो मतलब यह है कि अगर 10 स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 10 भी 5 का मल्टीपल होगा। तो यही बात हमने यहां पे लिखी है। अगर पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5, यहां पे पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल आया है तो हमने ये कहा पी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 बता देंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब अगर P इज मल्टीपल ऑफ 5 है, अगर मैंने ये कहा P इज मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं ये कह सकता हूं P इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A। P को मैंने 5 टाइम्स ऑफ A बता देते हैं, वेयर A इज इंटीजर। यहां एक बात है, हर जो भी यहां पर फैक्टर आएगा ना उसको हमने इंटीजर ही बताना है। बताना क्या है ही इंटीजर। जब Q इंटीजर, P और Q हमने इंटीजर बताए थे, और फिर Q स्क्वायर जो आया था उसको भी हमने इंटीजर बताया था, और यहां पर जब हम इसका 5 का मल्टीपल बता रहे हैं P को, तो A को भी हम इंटीजर बताएंगे। ओके, अगर ये P इज इक्वल टू 5A आया, इसको हमें किस में पुट करना है? इसको करना है पुट जो हमारे पास ये फर्स्ट मिला है, जो लास्ट टाइम हमने स्क्वायरिंग करा था, ये स्क्वायरिंग करा था, तो उसी में हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखो, P की जगह यहां P स्क्वायर है, यहां P की जगह मैंने क्या रख दिया? 5A। तो 5A रखो, 5 पुट, यहां पे लिखेंगे पहले पुट P इज इक्वल टू 5A इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? P की जगह 5A रख देते हैं, 5A का होल स्क्वायर। यहां पर A फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें P का स्क्वायर कर रखा है, तो P हमने बता रखा है 5A, जो कि हमने माना है। तो 5 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर करके देखो, ये आया 25A स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 का, यहां पे 5 का मल्टीपल है Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर को अकेला छोड़ो यहां पर, और ये 5 को इधर ले आए। मैंने Q स्क्वायर को यहीं पे रखा, और ये 5 ये जो मल्टीपल में था इसको नीचे ले आया, ये 25A स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? मैं ये वाली साइड को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख रहा हूं। तो ये Q स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा। 5 से 5 25 कटेगा, तो 5A स्क्वायर आ जाएगा। ओके, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। अभी A स्क्वायर क्या है? ये A स्क्वायर हमने ये बताया था कि A क्या था, यहां पर एक A हमारे को इंटीजर बताया था हमने, और A स्क्वायर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो इंटीजर, वेयर A इज इंटीजर। ये भी इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब है कि Q स्क्वायर जो है हमारे पास वो 5 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर आ रहा है। तो मतलब Q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ, Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। Q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। अगर Q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि Q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। Q भी 5 का मल्टीपल होगा। अब इसका मतलब है P एंड Q आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर एज 5। P और Q का कॉमन फैक्टर है 5। तो ये हमारी बात का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है कि हमने तो ये कहा था कि इसका कॉमन फैक्टर 1 है, यहां पे हमने इसको कोप्राइम बताया था। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर कोप्राइम। तो यही बात हम यहां पे लिख देंगे, विच इज दिस इज P एंड Q हैव
P and Q have common factor as 5, which is contradiction to the fact that P and Q are कोप्राइम। ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब इनका HCF क्या था, इनका कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। यहां पर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ये हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इसके बाद ये लैंग्वेज लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, ये सेम लैंग्वेज रहेगी हर क्वेश्चन में, अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने एज्यूम करा था वो हमारा गलत है फैक्ट, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5, हमने क्या एज्यूम करा था, √5 इज रैशनल। यही सेम लैंग्वेज लिखनी है हर क्वेश्चन में। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। Thus, conclusion is that conclusion क्या हो जाएगा, √5 is irrational। √5 जो है वो irrational है। तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट। अब इसका हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि इसके स्टेप वाइज देख लेते हैं क्या क्या करना है हमने। सबसे पहले इसको एज्यूम करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर के बाद इसमें दो बातें बतानी है यहां पर कि P और Q इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन है जो कि हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन रहती है। और P, उसके बाद एक और बात बतानी है, P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर है जिसे हम गलत साबित करेंगे, ये बात लिखनी जरूरी है। कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब यह है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे 1 है। अब इसके बाद यही इक्वेशन लेंगे और इसको हम ट्रांसपोज करके इसका स्क्वायरिंग करेंगे। P इज इक्वल टू Q √5 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि यहां पे 5 का मल्टीपल आ रहा है। Q स्क्वायर, जब हमने Q को इंटीजर बताया था तो Q स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, तो 5 का मल्टीपल आ रहा है हमारा P स्क्वायर। हम यहां बता देंगे P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5, P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। इसीलिए हमने यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। जब P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 बताया है तो P को हमने 5 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर बताएंगे, 5 टाइम्स ऑफ A। इस वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, यहां पर पुट P इज इक्वल टू 5A। और आगे हमारे पास जो आएगा उसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये रहेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। और A क्या था, A हमारा इंटीजर था, तो A स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। तो हमारे पास Q स्क्वायर क्या आ रहा है, दिस इज द 5 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। और हेंस हम ये कह देंगे कि P एंड Q, दस Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। और अगर Q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो Q भी 5 का मल्टीपल होगा। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q आर मल्टीपल ऑफ 5, दस P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर एज 5। इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 के मतलब यह है कि P में भी 5 है और Q में भी कहीं 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ये दोनों का HCF, विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर कोप्राइम, वेयर जिनका HCF जो था 1 होना चाहिए था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। हमारी जो गलत अवधारणा थी कि हमने √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया था, यह हमने गलत मान लिया था कि हमने इसको रैशनल बताया था।
तो कंक्लूजन क्या है, अगर रैशनल नहीं है, दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल होगा या इरैशनल। तो जब ये रैशनल नहीं है, कंक्लूजन क्या आएगा कि √5 इज द इरैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहां हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हम बताया प्रूव दैट √3 प्लस 2√5 इज इरैशनल। तो इसे हम यहां कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा फॉर्मेट हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही फॉर्मेट यहां पे अपनाना है। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। हम मानते हैं एज्यूम, सॉल्यूशन है एज्यूम दैट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो इसका मतलब इसको p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। देन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, वेयर, जहां हम ये बताते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहां इंटीजर्स के जो हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको पूर्णांक बोलेंगे, पूर्णांक। ओके, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये कि जहां p और q कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और p और q पूर्णांक है, उसके साथ साथ हमें एक और बात भी बतानी पड़ेगी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताना जरूरी है यहां कि q की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, अब इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं। यहां पर हम सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ √5 को रखेंगे। तो ये कैसे करना है, सबसे पहले हम प्लस माइनस वाली वैल्यू को दूसरी साइड में लेके जाते हैं। 2√5 इज इक्वल टू, ये 3 यहां से लेफ्ट साइड से इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा p/q, ये -3 आ जाएगा। ओके, और इसके बाद इसका मतलब है 2√5, हमें पता है कि यहां ये प्लस माइनस, यहां पे प्लस साइन है, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर वो साइन चेंज क्यों होता है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, तो यहां इज इक्वल टू, इसको हम एलसीएम लेते हैं। अभी देखो यहां p/q है, तो इसको भी हम p/q की फॉर्म में ले ले, 3/1 की फॉर्म में ले लेते हैं। एलसीएम आएगा q, और इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो यहां p में, और q की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, -3q। इसके बाद ये जो अभी हमारे पास ये √5 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम्स करना है, मतलब √5 ही रखना है यहाँ। तो 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे इक्वल साइड से, दूसरी साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसको करते हैं 2 इसका मतलब √5 इज इक्वल टू p-3q। डिनोमिनेटर यहां से 2 नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ q। अगर हम यहां देखें कि ये p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमने बताया कि ये इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेट है ये p-3q अपॉन 3/2q, ये भी हमारा कैसा, ये पूरा वैल्यू इंटीजर होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। देन दिस इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा क्योंकि इंटीजर डिवाइडिंग बाय इंटीजर। तो ये दोनों फॉर्मेट, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर फॉर्म में है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में है, तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब √5 भी रैशनल नंबर होगा। दस हम ये कह सकते हैं √5 इज ए रैशनल नंबर। बट हम ये कहें दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5
इज इरैशनल। लेकिन यहां पर जो हमने लेफ्ट या राइट साइड में देख रहे हैं, ये एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये वैल्यू अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको भी हम रैशनल नंबर बताएंगे। ये रैशनल नंबर तो नहीं है √5, यहां पर हम ये कह देंगे कि √5 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। इरैशनल है और ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आर दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise due to our wrong assumption। हमारी जो wrong assumption है उसकी वजह से ये contradiction arise हुआ है। wrong assumption that 3 plus 2√5, ये wrong assumption क्या थी कि 3 plus 2√5 हमने क्या मान लिया था, इज रैशनल। इसको हमने रैशनल मान लिया था। तो कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज दैट 3 plus 2√5 इज इरैशनल। ये अगर रैशनल नहीं है, ये वैल्यू हमने इरैशनल बताई। ये जो हमने रॉन्ग एजम्पशन करा था कि 3 plus 2√5 इज रैशनल, अब ये रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन इज दैट दिस इज नंबर इज ए इरैशनल नंबर। ये एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर, दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरैशनल होगा। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल। तो इरैशनल प्रूफ करना है तो सेम लैंग्वेज हम यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेट एज्यूम करो कि 1/√2 इज रैशनल। इस बात को हम गलत साबित करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। हम तो मान रहे हैं कि ये रैशनल है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे, गलत साबित करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरैशनल होगा। दो ही नंबर होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं। तो अब अगर ये रैशनल नंबर है, देन दस हम लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इसको हम a/b अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। वेयर हम कह दें कि a and b आर को प्राइम। पहली बात ये लिखी हमने, को प्राइम। दूसरी बात इंटीजर, को प्राइम इंटीजर है ये। ओके, को प्राइम इंटीजर्स वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात जरूर लिखनी है। a and b आर को प्राइम, पहली बात ये को प्राइम, एंड इंटीजर्स वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये बात हमने लिखी है यहां पर, तो हम इसको देखो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका दोनों का रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। √2 इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। देखो इसका रेसिप्रोकल किया हमने, लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल करा तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल करेंगे। b को ऊपर ले गए और a को नीचे ले आए, तो ये वैल्यू आएगी। तो ये a क्या, b/a क्या है, ये इंटीजर्स थे। एज b/a इज रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर होगा। इज रैशनल एज बिकॉज a and b आर इंटीजर। ये इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये रैशनल होंगे। अब रैशनल है हमारे पास जो लेफ्ट साइड, राइट साइड है b/a, ये हमने बताई कि रैशनल है, क्योंकि b/a जो है, b और a क्या है, इंटीजर्स है। ये अगर रैशनल है तो इसका लेफ्ट साइड जो है √2, ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर हम ये कह दें, देयरफॉर √2 इज रैशनल। ये हमारा जो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग ये बात हम बता सकते हैं कि √2 इज रैशनल, बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है
दिस इज बट दिस इज contradiction contradicts to the fact that root 2 is irrational. रूट 2 तो इरेशनल है, ये हमने बता चुके हैं कि रूट 2 हम प्रूव कर सकते हैं, इस तरह की जो वैल्यू होती हैं वो इरेशनल होती हैं, तो ये इसके बराबर कैसे हो जाएगा, रैशनल के बराबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise due to our wrong assumption. हमारी wrong assumption क्या थी? Due to our wrong assumption that 1 upon root 2 is rational. ये हमारी wrong assumption थी। तो conclusion is that, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरैशनल। ये हमें इरैशनल हम बताएंगे इसको, क्योंकि अगर रैशनल नहीं है, दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रैशनल होंगे या इरैशनल। यहां हमने कॉन्ट्रडिक्ट करके इसको बता दिया कि इरैशनल नहीं है, इसलिए ये एक इरैशनल नंबर है। तो ये सभी क्वेश्चंस जितने भी यहां पर हमें एक्सरसाइज में दे रखे हैं इस फॉर्मेट के, तो ये सभी क्वेश्चन जो हमें थर्ड क्वेश्चन में बता रखे हैं, ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन सेम लैंग्वेज से, सेम तरीके से हम करेंगे। यहां क्या मान लोगे, यहां पर तुम a upon b इसको मान लोगे, यहां पर 7√5 को तुम क्या बताओगे, a अपॉन b बताओगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो √5 क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा a अपॉन 7 टाइम्स ऑफ b, वेयर a एंड b, दिस a अपॉन 7b, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और इसका मतलब ये नंबर हमारा रैशनल नंबर आएगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी हम रैशनल बताएंगे, बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये √5 तो इरेशनल है, लेकिन यहां पर हमारा ये रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आए, रिमूव होगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल हमने माना था। तो ये इसी लैंग्वेज से हम इसको करेंगे, और ये जो 6 प्लस √2 है, ये सेम इसी तरह से करना है जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा था। ओके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो करना, और बाकी देखें हम नेक्स्ट चैप्टर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।